Again, I welcome all of you in my online physics classes. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और अब सारे के सारे टॉपिक्स के पापा यानी कि फादर ऑफ ऑल द टॉपिक्स गॉस लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हम समझने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। हमारे सिलेबस में टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम के। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हम गॉस थ्योरम की मदद से एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान हो जाता है गॉस थ्योरम के थ्रू किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। यहाँ पर हम 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हाउ इंटरेस्टिंग इट इज टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी एक लॉन्ग इनफिनिटली लॉन्ग वायर के लिए। एक ऐसा वायर जो कि इनफिनिट लेंथ का है, उस वायर के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हर एक लेक्चर में आप ध्यान से समझिए कि किन टेक्निकल पॉइंट्स को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर कंसीडर किया गया है जिस पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिट चार्ज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट uniformly charged distribution on a rod, on a wire। अब यहां पर चार्ज जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? लीनियरली। तो recall the topic what I taught you, linear charge density lambda, charge per unit length, है ना। कुछ लोगों के डाउट्स हैं इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी में, एरिया चार्ज डेंसिटी में या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे टॉपिक में कि उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो फार लेट मी फिनिश दैट चैप्टर, आफ्टर दैट आई विल कम विद अ टॉपिक परमिटिविटी, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स इस टॉपिक को लेकर के भी है कि एक्चुअली सर परमिटिविटी क्या होता है या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के साथ साथ मैं आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको उस टॉपिक में या उस वीडियो में हम अलग से बता देंगे। अभी हम समझ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और इसमें पहला एप्लीकेशन हम क्या समझ रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ये हमने एक वायर कंसीडर किया जिस पर कि आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये इनफिनिट लेंथ का है और ये इनफिनिट लेंथ का अगर ये वायर है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट हाउ मच टोटल चार्ज ऑन दिस वायर, क्योंकि इसकी लेंथ कैसी है? इनफिनिट है, हमें पता ही नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन इट। अब जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तब हमें याद आएगी गॉसियन सरफेस की। किसकी याद आएगी? गॉसियन सरफेस की। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस क्या है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाऊं और अपनी ही एक्सिस पर गोल गोल पूरा का पूरा घूमूं, तो जितना गोल चक्कर मैं कंप्लीट कर लूंगा, क्या वहां तक मेरी रेंज रहेगी? मतलब अब मैं पूरा अगर एक चक्कर घूमता हूं तो जहां जहां मेरे हाथ जाएंगे क्या वो एग्जैक्टली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे? और आपको क्या पता है, सर्कल में रेडियस हर जगह बराबर होती है। सेंटर से सर्कमफेरेंस पर जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, क्या वो बराबर होती है हर पॉइंट के लिए? एक्चुअली गॉसियन सरफेस भी यही है। गॉसियन सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ड्रॉ किया जाने वाला वो इमेजिनरी सरफेस है जिस इमेजिनरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है हर एक पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है हर एक पॉइंट पर। जैसे अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बनाऊं, ये एक पॉइंट चार्ज है और इसके लिए अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो क्या ये स्फेरिकल बनेगा? ये कैसा बनेगा? स्फेरिकल।
और इस गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ, इस चार्ज से यहाँ पर 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 हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो ये जो सरफेस आपका ये गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के बेसिस पर ही हम लोग इस एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना पॉइंट चार्ज के लिए तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर चुके हैं ना। यहां पर हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है जो कि किसी एक वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सबसे पहले हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के वैसे तो कई तरीके हैं, सबसे आसान और जो सबसे इजी होगा हम वही लेकर के चलेंगे। ठीक है। हमने इस वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है। और ये इमेजिनरी सिलेंडर जो आपका होगा ये गॉसियन सरफेस ही है। ये क्या है, ये जो आपने ड्रॉ किया है ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब जान रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा इसके हर एक पॉइंट पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, हमने आपको एरिया वेक्टर बताया था ना, क्या ये इस तरफ होगा एरिया वेक्टर ds, होगा या नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। ठीक है। वैसे तो आप नोट्स में अगर देखेंगे तो सीधा सीधा हमने क्या किया है, हमने इस वायर के क्रॉस ये जो क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है एरिया का ds, कितना क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, ds, और इसी को लेकर के सीधे सीधे हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करी और एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दिया। लेकिन बिना इसको एनालाइज करे, बिना इसको समझे, बिना इसकी एनालिसिस किए हुए हम ये समझ नहीं सकते कि एक्चुअली में हमने कैलकुलेट कैसे किया होगा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखने वाली बात है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितने सरफेसेस ड्रॉ हो रहे हैं, एक ये सरफेस ड्रॉ हो रहा है, एक ये वाला सरफेस भी ड्रॉ हो रहा है, ये वाला, और एक आपका ये कर्व सरफेस ड्रॉ हो रहा है ना। कर्व सरफेस, सिलेंडर में ये तीन सरफेसेस तो हैं, अपर सरफेस, लोअर सरफेस और ये आपका कर्व सरफेस। ठीक है। याद आ गई हुई क्लास 10 के CSA की, TSA की। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसकी टोटल सरफेस की बात करूं तो टोटल सरफेसेस में ये अपर पार्ट, लोअर पार्ट और ये CSA भी तो इंक्लूड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन सरफेसेस हो गए। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब ये हो कि वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम है ना। फाई इज इक्वल्स टू, यहां पर व्हाट इज फाई, ये फ्लक्स जो कैलकुलेट किया जाएगा, ये फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा तीन पार्ट्स पर, 3 पार्ट्स पर। कैसे, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड द कर्व्ड सरफेस पार्ट, एंड दैट इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अगर मैं इसको कह दूं फाई 1 है, इसको कह दूं ये फाई 2 है, और इस कर्व सरफेस को कह दूं ये फाई 3 है, तो मुझे आप बताइए फाई 1, फाई 2 और फाई 3 की वैल्यूज क्या क्या होंगी। क्या फॉर्मूला आपने फ्लक्स का पढ़ रखा, E डॉट ds पढ़ रखा प्लस इसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने E डॉट ds। भाई फ्लक्स का ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है ना, भूले तो नहीं हो। ये क्लोज पाथ इंटीग्रेशन क्या होता है, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन जो किसी क्लोज सरफेस के लिए यूज किया जाता है, और ये है वो क्लोज सरफेस, एक सिलेंडर। चलिए, व्हाट इज फाई 1 हियर, फाई 1 मुझे आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर E ds और इसके बीच का जो कॉस और एंगल लिखूंगा, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। ये अगर ये अपर सरफेस है किसी सिलेंडर का है तो इसका एरिया वेक्टर ये नहीं हुआ, ये हुआ ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा। तो क्या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है ना। करेक्ट। ऐसी फाई 2 के बारे में बताइए,
क्या फाई 2 की भी कहानी बिल्कुल यही कहती है, ई डी एस कॉस 90। भाई यहाँ भी एरिया वेक्टर तो डाउनवर्ड्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हुआ, थीटा 90 तो हुआ। ठीक है, इस वाले थर्ड वाले में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर एंगल कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। और ये इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भैया जितने भी मैथ्स के विद्वान हैं वो मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, 0, एंड द वैल्यू ऑफ cos 0, 1। हाउ सिंपल। तो क्या ये 0 हुआ, क्या ये 0 हुआ, और आपका क्या सिर्फ ये आपका ईडीएस बचता है, एनी डाउट, नो। ठीक है ना, आ जाते हैं कहानी यहां पर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, भाई ये गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर, और ये हो गया ds इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है इसकी लेंथ l हो जाए, वायर तो पूरा इन्फिनिट लेंथ का है, जो सिलेंडर हमने इमेजिनरी ड्रॉ किया है, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ अगर l ले ली जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट था। और मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। अब टीएसए मत लगाने लगना है यहाँ पर, टीएसए में ये और ये तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 है, हमको सिर्फ लगाना है क्या, CSA कर्व सरफेस एरिया। और फिर से एक बार मेरे मैथ्स के विद्वानों की बारी आती है और वो मुझे बताएंगे कि यहाँ पर CSA क्या होता है, सिलेंडर का 2πrh, यहाँ पर h हमने l ले रखा है, तो क्या हो जाएगा 2πrl, 2πrl। अब जरा दिमाग की घोड़े दौड़ाइए और बताइए हमने आपको क्या पढ़ाया है, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ पढ़ाया है ना। तो अगर यहां से मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लैम्डा इंटू एल नहीं हुआ, तो Q की जगह पर क्या पुट कर दिया जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन ये L और ये L खर्च हो गए, क्या बचेगा, क्या बचेगा, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। डिराइव हो गया, ये पहला एप्लीकेशन डिराइव हो गया। देखिए कितना सिंपल है, फिर समझते हैं। हमने क्या किया, एक इन्फिनिट लेंथ का वायर कंसीडर किया और उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, और इस गॉसियन सरफेस के लिए हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ l हो गई, हमें पता है व्हाट इज गॉस थ्योरम, इट इज phi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 सरफेसेस हो गए, phi 1 phi 2 और phi 3। phi 1 और phi 2 जीरोज होंगे, क्यों 2 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज 90, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। इसी वजह से ये फ्लक्स और ये फ्लक्स हो गया 0। बचता है आपका सिर्फ फ्लक्स अक्रॉस दिस कर्व सरफेस, जो कि हमने EDS cos 0 से लिखा है ना। ये दोनों पोर्शन 0 हो गए, सिर्फ ये वाला बचेगा। EDS में क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है जिसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब DS यानी कि इंटीग्रेशन करा जाएगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो सिलेंडर का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे एरिया का तो क्या आएगा 2πrl। इंपॉर्टेंट बात, इन प्लेस ऑफ Q देखो यहाँ पर हम चाहे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करके लिखते तो फिर रेडियस भी कंसीडर करनी पड़ती कि यहाँ से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट भी कंसीडर किया है, उसके लिए हमने यहाँ पर रेडियस नहीं ली। तो हमने क्या किया, हमने इन प्लेस ऑफ Q डेल्टा इंटू एल सॉरी लैम्डा इंटू एल अप्लाई कर दिया। और ये कहाँ से आया, लैम्डा हमने आपको पढ़ाया है लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ Q अपॉन एल, तो Q की जगह पर आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको आ गया। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था हमने आपको पढ़ाया।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और उसके बाद में इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।